बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नई सोच है, नई उमंगे, राह पे चलते जाना है। फसलों की पैदावार बढ़ाकर सफलता को गले लगाना है। दूरदर्शन के सफल कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का मैं नमिता स्वागत करती हूँ। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कृषि समाचार और जानते हैं मंडी में सब्जियों का क्या है भाव, साथ ही साथ मौसम का तापमान। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। दूध उत्पादकों को मिलेगा किसान का दर्जा, प्रधानमंत्री फसल बीमा किसानों के लिए बना स्वैच्छिक, और मटर की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा प्रगति। अब समाचार विस्तार से। झारखंड के करीब 20,000 दूध उत्पादकों को किसान का दर्जा मिलेगा। उन्हें भी किसानों की तरह ऋण की सुविधा मिलेगी। सरकार 2 माह के भीतर दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों से जुड़े लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ देगी। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग ने नाबार्ड और राज्य स्तरीय बैंकर समिति को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा को केंद्र सरकार ने स्वैच्छिक बना दिया है। पहले बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों के लिए बीमा कराना अनिवार्य था। अब किसी भी किसान के लिए यह स्वैच्छिक कर दिया गया है। अब किसान की मर्जी पर होगा कि वे इस बीमा का लाभ लेते हैं या नहीं। साथ ही अब किसी भी राज्य सरकार को बीमा कंपनी से कम 3 साल का करार करना होगा। यदि आप फलदार वृक्षों का बगीचा लगाए हुए हैं तो समय समय पर खरपतवार निकालते रहें। इससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। आप अधिक आमदनी के लिए खेती और बागवानी भी एक साथ कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह देखने को मिलता है कि जो खाद सब्जियों के लिए खेत में डालते हैं उसका फायदा वृक्षों को भी मिलता है। सबसे पहले देखिए, बागीचा में केवल पेड़ लगा के छोड़ देने से ही बागीचा नहीं बनता है। आप उसका खरपतवार निकालें, जुताई करें, और शुरू के वर्षों में तो कम से कम आप उसको, एक वर्ड है एग्रो फॉरेस्ट्री, जहाँ जंगल भी है और खेती भी है, तो यहाँ खेती और बागवानी दोनों एक साथ आप करिए। अगर छोटा आपका पौधा है 2 साल 3 साल पुराना, अभी तो 2 साल के बाद सारे फल जो वृक्ष जो है फल देना शुरू कर देते हैं, तो जो छायादार सब्जियां हैं, हल्दी है, अदरक है, आप उसकी खेती कर लें उसमें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि दूसरा आपको उपज मिल जाएगा मसालों का या कुछ सब्जी की, और जो भी उसके लिए आप खाद डालेंगे उसका फ़ायदा हमारे वृक्ष भी उठा लेते हैं। मटर की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 6 से 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पूसा प्रगति, PM 113, काशी नंदिनी, आजाद P1 लगाएं। मटर की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली हल्की उपजाऊ मिट्टी उपयुक्त है। अम्लीय मिट्टी में 1 महीने पहले चूने का भुरकाव करें। साथ ही हल्की दोमट मिट्टी में 8 से 10 दिनों पर और भारी दोमट मिट्टी में 12 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई आलू के कंद कोड़ने के लिए बिरसा पोटैटो डिगर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 60 से 70 डेसिमल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है फूलगोभी या पत्ता गोभी फसल में हीरा पृष्ठक कीट के नियंत्रण के बारे में। फूलगोभी या पत्ता गोभी की खेती कर रहे किसान अपनी फसल में हीरा पृष्ठक कीट के नियंत्रण के लिए 3 प्रकाश ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। इसके लिए 1 एकड़ खेत में 3 अलग अलग स्थानों पर बाल्टी में पानी भरकर रखें और उसके ऊपर बल्ब जला दें। इससे 3 से 4 दिनों में अधिकांश वयस्क कीट मर जाएंगे। अब मिलते हैं एक सफल किसान से। आज जो किसान है उनका मानना है कि किसान खेती से ही आत्मनिर्भर बन सकता है और जैविक खेती अपनाया जाए तो बेहतर उत्पादन के साथ ही खेत को भी उपजाऊ बनाया जा सकता है। जितना भी हम लोग का आसपास का जितना संसाधन है उसी से हम लोग खाद बनाते हैं, तो उसी से हम लोग खेती कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग खेती में बदलाव इसलिए किए हैं कि जैसे पहले हम लोग ऐसे ही अंधाधुंध लगा रहे थे खेती, आज हम लोग सिस्टम से लगाते हैं, उसमें आमदनी हम लोग का ज़्यादा होता है।
और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहनों, आज हम जानेंगे बैगन व टमाटर में लगने वाले झुलसा रोग व कीट व्याधि नियंत्रण के बारे में। तो आइए जानते हैं इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और हम अपने फसलों को कैसे बचा सकते हैं। बैगन और टमाटर ये तो ऐसी सब्जी फसलें हैं जिसकी खेती झारखंड सहित पूरे भारत में की जाती है। वर्तमान में बैगन और टमाटर की खेती सालों भर की जा रही है। झारखंड के किसान इन दोनों फसलों की खेती से अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों को बैगन और टमाटर फसल से कीटों के प्रकोप से बचाना होगा, क्योंकि सब्जी फसलों में बैगन और टमाटर में ही सबसे ज्यादा कीट लगते हैं। बैगन और टमाटर में कुछ जो कीड़े हैं वे सामान्य हैं। हालांकि बैगन की स्थिति में जो कीड़ों की संख्या है ज़्यादा है और टमाटर में कीड़ों की संख्या कम है। तो पहले हम बैगन की चर्चा करते हैं। बैगन में सबसे प्रमुख कीड़ा जो होता है, क्योंकि बैगन तो सालों भर खेती इसकी होती है, टमाटर के भी अब होने लगी है, तो बैगन में फल छेदक और शीश छेदक ये बहुत ही प्रमुख कीड़ा है। और जिसके चलते पहले बैगन का जो पेड़ है उसका जो अग्र सिरा है वो सूखकर मुरझाने लगता है और उसको बारीकी से देखने पर हम पाते हैं कि अग्र सिरा के ठीक नीचे कहीं छेद पाया जाता है। और यही लक्षण ये दर्शाता है कि इसमें शीर्ष एवं फल छेदक का आक्रमण हुआ है। इसके अलावे बैगन में मधुआ कीड़ा लगता है। जाड़े के समय आ रहा है, उसमें लाही का प्रकोप होगा। फिर जब ही फरवरी मार्च के बाद आगे जाएंगे तो उसमें बहुत ही भारी मात्रा में मकड़ी या माइट का प्रकोप होगा। और माइट से जो प्रकोप होगा, चूँकि माइट या मकड़ी या उसी का दूसरा नाम है बरूथी, जो कि बहुत सूक्ष्म आकृति का जीव है, कीड़ा से अलग है। वो पत्तियों के निचले सतह पर बारीक जाले बनाते हैं और उन जालों और पत्ती के निचली सतह के बीच में सैकड़ों हजारों की संख्या में भूरे भूरे लाल लाल प्राणी जो विचरण करते रहते हैं, जो फसल के पत्तियों से, कोमल डंठलों से, पुष्पकलियों से उनके रस को भारी मात्रा में चूसते हैं। और चूँकि तापमान बढ़ने पर यानी फरवरी के बाद वाली स्थिति में इनका प्रजनन क्षमता बढ़ जाता है, जिसके चलते इसकी आबादी बढ़ती है और इनका ज़्यादा संख्या होने के चलते पौधे, यहाँ तक कि जब आपके खेत में पानी का भरपूर मात्रा है, नमी है, फिर भी लगता है कि पौधा का जो पत्ती है सूख रहा है। ये दर्शाता है कि उसमें माइट, मकड़ी या बरूथी का आक्रमण हुआ है। अब इन कीटों के नियंत्रण के बारे में जानते हैं। किसान भाइयों, कीट नियंत्रण में सबसे सुरक्षित और लाभकारी विधि है जैविक विधि। यदि जैविक खेती करते हैं तो अनिवार्य रूप से जैविक कीट नियंत्रण ही करें। जैविक कीटनाशी से नीम से बनी दवाइयों को प्राथमिकता दें। आप अपने घर में ही नीम के बीज का चूर्ण बनाकर इसके घोल का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा बैगन की खड़ी फसल में फल छेदक और शीर्ष छेदक के नियंत्रण के लिए अनुशंसित मात्रा में डेल्फिन दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। किसान भाई दो तरह की खेती करते हैं, दोनों तरह की खेती, जैविक खेती और जो पारंपरिक खेती, दोनों की खेती जारी रखना आवश्यक है। तो अगर जैविक खेती का आप प्रयोग करते हैं, जैविक खेती के उत्पादन के लिए आप इच्छुक हैं, तो उस परिस्थिति में जैविक खेती के लिए चाहे खाद पानी हो या उसका पौधा संरक्षण का जो भी उपादान हो, सभी जैविक सोर्स से होना चाहिए। कोई भी रासायनिक स्रोत से नहीं होना चाहिए। तो इसमें जब हम पौधा संरक्षण की बात करते हैं
तो उसमें नीम से निर्मित कीटनाशी बाज़ार में बहुत उपलब्ध है, या घर में भी हम बना सकते हैं। नीम के सूखे बीजे को बारीक चूर्ण बनाकर उसको पानी में फुला करके रात भर छोड़ दीजिए, फिर छान लीजिए, और इस तरह से जो घोल बनेगा इसका भी छिड़काव करके आप अपने फसल को रोगों से और कीड़ों से, मकोड़ों से, मकड़ियों से होने वाले नुकसान को रोक सकते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया से बनी हुई कीटनाशी बाज़ार में उपलब्ध है, जिसका नाम है डेल्फिन। इसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाइए और उस घोल का छिड़काव आप खड़ी फसल पर करिए। तो ऐसा करके भैया जो फली छेदक और शीर्ष छेदक है उसको आप रोक सकते हैं। वैसे तो बैगन और टमाटर में कमोबेश समान कीट ही लगते हैं, लेकिन टमाटर फसल में लगने वाला फल छेदक कीट बैगन फसल में लगने वाले फल छेदक कीट से भिन्न होता है। टमाटर में लगने वाले फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए अनुशंसित मात्रा में विषाणु निर्मित दवा हेल्दीसाइड के घोल का छिड़काव करें। इसमें एक सावधानी रखें कि इस दवा का छिड़काव फरवरी या उसके बाद के मौसम में करते ही तो शाम का वक्त चुनें। टमाटर में खास करके टमाटर का फली छेदक और बैगन के फली छेदक में थोड़ा सा अंतर है। टमाटर का फली छेदक जो होता है वो अलग कीट है और बैगन का फली छेदक अलग कीट है। तो टमाटर के बैगन के फली छेदक के प्रसार को रोकने के लिए आप एक हेलीकिल या हेलीसाइड नाम का वायरस से बना हुआ कीटनाशी बाजार में उपलब्ध है। उसका 1 से 1.5 ml कीटनाशी प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उसको आप छिड़काव करेंगे। और जाड़े में तो किसी समय कर सकते हैं छिड़काव, लेकिन फरवरी के बाद के महीनों में आप शाम की बेला में छिड़काव करें तो बेहतर होगा। किसान भाइयों, बैगन, टमाटर और मिर्च एक ही कुल की फसल है। यदि इन फसलों की खेती बार बार एक ही खेत में हो तो उखठा रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। बैगन, टमाटर में उखठा रोग से बचाव के लिए फसल चक्र अपनाएं। इसके अलावा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या वेविस्टिन दवा के घोल से बिछड़ा उपचार करें। साथ ही पौधा रोपण के बाद जड़ के पास ब्लीचिंग का घोल डालें। बैगन, टमाटर, मिर्चा तीनों एक ही वंश के, एक ही फैमिली के, एक ही परिवार के फसल हैं, इसलिए तीनों में कमोवेशी उकठा रोग, जिसे अंग्रेजी में विल्ट कहते हैं, का प्रकोप होता है। हालांकि इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादातर बरसात के मौसम में ज़्यादा होता है और इधर गर्मी फसल में या फिर आपका जाड़े में कम होता है, बरसात में बहुत होता है। तो उसके लिए बिचड़ा का उपचार स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नामक एक एंटीबायोटिक आता है पौधों के लिए अलग से, उसका 1 लीटर पानी में या 10 लीटर पानी में करीब 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और उसी में 4-5 ग्राम 6 ग्राम वेविस्टिन मिला करके घोल बनाइए और उसमें बिचड़ा का उपचार करने के बाद उसको लगाइएगा। और जब लगा लेते हैं तो लगाने के बाद उसमें जड़ के आसपास मटर के दाने के बराबर ब्लीचिंग पाउडर का गोली बना लीजिए पानी में गीला करके, और उसको भी जड़ क्षेत्र में डालिएगा। तो जो झुलसा का बीमारी है उससे बहुत हद तक निजात आपको मिलेगा। किसान भाइयों, बैगन और टमाटर में अलग अलग मौसम में अलग अलग कीटों का प्रकोप होता है। जाड़े में लाही कीट और गर्मी में माइट का प्रकोप होता है। इन दोनों कीटों के नियंत्रण के लिए अनुशंसित मात्रा में ओमाइट दवा और ऑब्रेन का घोल का छिड़काव करें। शाम के वक्त करें। जरूरी हो तो 15 दिन के अंतराल पर दोबारा छिड़काव कर सकते हैं। माइट जिस तरह से लाही का प्रकोप जाड़े में होता है, उसी तरह से माइट का प्रकोप उसके विपरीत बसंत मौसम से शुरू होता है और गर्मी में उसके आक्रमण की पराकाष्ठा ऊंचाई ज़्यादा हो जाता है। तो इससे बचने के लिए बाज़ार में कुछ रसायन उपलब्ध हैं। वो रसायन हैं ओमाइट एक है और दूसरा है ओबेरॉन। अगर दोनों में से किसी एक का 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उसको खड़ी फसल पर शाम की बेला में छिड़काव करेंगे तो मकड़ी या माइट से होने वाला नुकसान बैगन, टमाटर समेत और अन्य सब्जियों में जो खास गर्मी के मौसम में ज़्यादा होता है उससे आपको निजात मिल सकता है। और इसकी जो दोहराव पुनरावृत्ति 15 दिन के अंतराल पर आप आवश्यकता के हिसाब से कर सकते हैं। किसान भाइयों, बैगन और टमाटर फसल के लिए कीट एक समस्या है तो इसका समाधान भी है।
समाधान ही कृषि विशेषज्ञ की सलाह को अमल में लाना। इसी अमल से बैगन और टमाटर के कीटों से बचाव होगा और पूरी उपज मिलेगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। चना और मटर में उर्वरक प्रबंधन के बारे में आइए आज हम जानते हैं। जो किसान भाई बहन चना व मटर लगा चुके हैं उनको भी ये जानना जरूरी है कि कौन सी उर्वरक अब आपको यूज़ करनी है, और जो नहीं लगाए हैं वो तो ध्यान से देखें कि आपकी फसल कैसे अच्छी होगी। तो आइए उर्वरक प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानते हैं फीचर के माध्यम से। किसी भी फसल के बेहतर उत्पादन में उर्वरकों के उपयोग यानी उर्वरक प्रबंधन की अहम भूमिका है। अभी रबी का मौसम है, इसी मौसम में दलहनी फसल चना और मटर की खेती भी की जाती है। हमारे बीच चना का साग भी लोकप्रिय है और चना का दाना भी। इसी तरह हम मटर की फलियों को दाल के रूप में भी खाते हैं और सब्जी के रूप में भी। कहने का उद्देश्य है कि चना और मटर की लोकप्रियता और इसकी मांग ही किसानों की कमाई का आकर्षण है। जितनी अच्छी उपज उतनी अच्छी कमाई, इसके लिए बेहतर उर्वरक प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। चना और मटर के बेहतर उत्पादन के लिए न सिर्फ उर्वरक प्रबंधन बल्कि कई और बातों पर भी गौर करना होगा। चना और मटर एक ऐसी फसल है जिसको हम रबी में लगाते हैं, और किसान भाई क्या करते हैं कि एक गलती बार बार हमारे किसान भाई करते हैं कि खरीफ के फसल को काटने के बाद वो करीब करीब 1 महीना के आसपास अन्य कार्यों में वो लग जाते हैं, और जब 1 महीने के बाद जब खेत पे आते हैं चना या मटर या और भी कोई फसल लगाने के लिए, तो उस समय काफ़ी देर हो चुकी होती है। उससे उसका सबसे बड़ा घाटा ये होता है कि जो खरीफ फसल के कटाई के बाद जो भी खेत में नमी रहता है वो बिल्कुल गायब हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप कोई भी फसल रबी का लगाएंगे तो आपको फिर वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें होंगी, क्योंकि नमी है नहीं खेत में, जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, अंकुरन नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा सावधान हमारे किसान भाई को होना चाहिए। ये करना चाहिए कि जैसे ही खरीफ फसल आप काटें और उसको खेतों से अपने खलिहान तक पहुँचाने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर जो भी रबी में आपको फसल लेना है, जैसे चना लेना है, मटर लेना है, इसको आप तुरंत खेत में लगाएं। इससे क्या होगा कि जो खेत में जो नमी है उसका लाभ उठा करके यहाँ पे अंकुरन आसानी से हो जाएगा, और समय से लगाएंगे तो जो भी आप फसल लगा रहे हैं उसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है यील्ड का, मतलब उसकी उत्पादन क्षमता के अनुसार फसल जो है उत्पादन देगा और किसान भाई हमारे लाभान्वित होंगे। अब जानते हैं कि चना और मटर की खेती में उर्वरकों के उपयोग के बारे में। दलहनी और फसलों की खासियत होती है कि इन जड़ों में मौजूद जीवाणु हवा से नाइट्रोजन ग्रहण करके पौधों तक पहुंचाते हैं। इसलिए दलहनी फसलों में नाइट्रोजन यानी यूरिया की आवश्यकता बहुत कम होती है। चना और मटर की भी यही विशेषता है। झारखंड की मिट्टी की मौजूदा उर्वरा शक्ति को देखते हुए नाइट्रोजन, फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास का उपयोग अनुशंसित मात्रा में जरूर करें। ये तीनों खाद बुआई के समय ही खेत में डालें। चना और मटर दोनों फसलों के लिए उर्वरक की मात्रा और उर्वरक डालने का समय समान है। देखिए, ऐसा है कि चना और मटर ये दोनों जो ऐसे फसल हैं जो दलहनी फसल हैं, और इनके जो पौधे होते हैं और जो इसके जो खास करके जड़ होते हैं, इसमें नोड्यूल जैसी संरचना, छोटे छोटे गांठ वो आपको मिलेंगे जड़ में। इनका काम होता है कि ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को पकड़ करके और उसको अपने लिए खाद बनाते हैं। तो इन फसलों में क्या होता है कि नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम लगती है। जहाँ जहाँ ज़मीन बहुत उपजाऊ है, जहाँ पर ऑर्गेनिक कार्बन जैसे मिट्टी काली दिख रही है आपको, या वहाँ पर जैविक खाद ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि आपको शुरू में नाइट्रोजन खाद देने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी नाइट्रोजन का आवश्यकता है ये पौधे जो हैं वो अपने से अपने लिए बना लेते हैं। लेकिन झारखंड में जो हमारी भौगोलिक संरचना है, जो मिट्टी की जो स्वास्थ्य है, उसके हिसाब से हम ये कहते हैं कि एक शुरुआत करने के लिए, यानी एक स्टार्टर डोज 25 किलो नाइट्रोजन ये हमको बुआई के समय खेतों में देना चाहिए, और यही डोज आपको मटर में भी देना चाहिए। यानी जब बुआई कर रहे हैं तो 25 किलो नाइट्रोजन आप ज़रूर डालें खेतों में, और 50 किलो फॉस्फेट और 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास, जो लाल वाली खाद आती है, उसको आप 25 किलो, पोटास जो है 50 किलो,
और नेत्रजन जो है वो 25 किलो के दर से आपको बुआई के समय ही देना चाहिए। किसान भाइयों, चना और मटर के पौधे उर्वरकों का अवशोषण करके निश्चित रूप से अपना विकास करेंगे, लेकिन बेहतर पुष्पण, फलन और बेहतर उपज के लिए निश्चित समय पर सिंचाई अनिवार्य है। खासकर फूल लगने से ठीक पहले और फली लगने के बाद 2 सिंचाई जरूर करें। सिंचाई व्यवस्था का अभाव हो तो फूल लगने के समय 1 सिंचाई जरूर करें। चना और मटर के बेहतर उत्पादन में खाद, पानी दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, ऐसा है कि चना और मटर में सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है और मैं संक्षेप में यही कहना चाहूँगा कि जब सिंचाई पौधों में जब फूल आने का समय हो जाए, है ना, फूल लगने की समय आप देखेंगे कि उस समय सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी अगर आप अच्छा फसल लेना चाहते हैं तो जब फूल आने का समय हो उस समय 1 सिंचाई कम से कम खेत में अवश्य दें, जिससे किसान भाई को घाटा ना हो। किसान भाइयों, हम खाद का इस्तेमाल करते हैं मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। इसी के लिए उर्वरक प्रबंधन किया जाता है, जबकि चना, मटर सहित तमाम दलहनी फसलों की खेती से प्राकृतिक रूप से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। इस दृष्टिकोण से दलहनी फसल चना और मटर की खेती करना ही समेकित उर्वरक प्रबंधन की समग्रता को पूर्ण करना है। उर्वरक प्रबंधन का ही एक अंग है जमीन को पड़ती नहीं छोड़ना। भूमि पड़ती रहने से बंजर होने लगती है, इसलिए खेत पड़ती ना रहने दे। चना मटर में उर्वरक प्रबंधन सहित किसी भी फसल की खेती से संबंधित समस्या के समाधान के लिए कृषि वैज्ञानिक से परामर्श जरूर ले। किसान भाई थोड़ा सा खेती तो करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक विधि से ना करने के कारण उनको जितना उत्पादन मिलना चाहिए, जितना लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो हम आपसे ये कहेंगे कि आप दूरदर्शन के माध्यम से आप हमेशा हमसे जुड़े रहें और जो भी आपको जहाँ भी आपको कोई समस्या नज़र आती है तो आप हमसे डायरेक्ट संवाद कर सकते हैं। आपके जो खेतों में जो समय समय पर जो भी प्रॉब्लम आएंगी, जो भी समस्या आएंगी, उसको हम लोग यहाँ निदान अवश्य करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाई इस खरीफ में भी अच्छी फसल लेंगे। और हाँ, एक बात मैं इनके माध्यम से ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि अपने खेत को कभी खाली मत छोड़िए, है ना, उसमें कुछ न कुछ लगाइए। आपके पसंद के अनुसार या तो आप चना लगाइए या मटर लगाइए, क्योंकि ये बहुत हाई प्रॉफिटेबल क्रॉप है, इनसे बहुत पैसा आता है। आप तीसी लगा सकते हैं, आप गेहूँ लगा सकते हैं, आप कोई भी जैसे रेपसीड एंड मस्टर्ड लगा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपके पास ढेरों सारे विकल्प हैं। उस विकल्प में जो भी आपको अच्छा लगता है अपने खेत के सिचुएशन के हिसाब से उसको जरूर वहाँ पर लगाएं। देखा ना किसान भाई बहनों, मैं तो बस इतना ही कहूँगी, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे आप, क्योंकि कृषि दर्शन कार्यक्रम आपके संग है। जी हाँ, खेती बाड़ी से जुड़ी हर तरह की समस्याओं का समाधान आपको कृषि दर्शन कार्यक्रम में मिलेगा। जाने से पहले आपको हर बार की तरफ इस बार भी याद दिला दूं कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक और ट्विटर पर। साथ ही साथ कृषि दर्शन के हर अंक को देख सकते हैं यूट्यूब पे। अब आप फटाफट निकालिए कॉपी कलम, क्योंकि आपको हमारा पता भी तो लिखना है। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। नमस्कार, जोहार।